मैसेजिंग उनको पास हमारी जा चुकी हुई है। और पुलवामा से बड़ा होने से एक तो ये कि 6 साल गुजर गए पुलवामा को, उनकी तैयारी होनी चाहिए पुलवामा से बेहतर। हमारी तैयारी भी उनसे बहुत बेहतर है। जो आपने मजाक बनाया हुआ है कि हर दफा कभी कोई वाकया हो जाता है, कभी पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, कभी मुंबई में हो जाता है, कभी उड़ी में हो जाता है, कभी पठानकोट, किसी जगह पे भी कुछ होता है, तो आप हम पे पुलवामा इधर हम पे इल्जाम लगा देते हैं और आ जाते हैं चढ़ दौड़ने के लिए। इट शुड फिनिश फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एक ऐसा मैसेज इन्हें जरूर जाना चाहिए, बीइंग न्यूक्लियर पावर, कि वी रिस्पेक्ट यू, यू शुड रिस्पेक्ट अस। हम ये नहीं कह सकते कि राफेल को हमने जो है जैम कर दिया, या उन्होंने हमें जैम कर दिया, या हमने उनको भगा दिया, ये वो। तो हम चाहेंगे कि हम ये जैमिंग तब करें जब हमें जरूरत है, उस वक्त ना करें जैमिंग, ताकि उससे हम बहुत सारी चीजें रिवील कर सकते हैं अगर हम पीस टाइम में ये चीजें करनी शुरू कर दें। और इसमें इनको कोई किसी किस्म का शक ना हो कि आइंदा से जो जवाब आएगा वो बहुत एक गहरा जवाब होगा और बहुत डेंजरस होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फिरोशियस। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट क्विट प्रो को, जैसे कहते हैं कि एक थप्पड़ का जवाब दूसरे थप्पड़ से। तो फिर ये कुछ जरब जो है ये फिर बहुत गहरी जरब होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जनाब मोहतरम एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत की जानिब से तकरीबन 3-4 इन्हें रियासती अवार्ड दिए जा चुके हैं। एक लंबा इनका तजुर्बा है, 3-4 दहाइयों का। बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, पहले तो सर थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। आमिर साहब, 2-3 चीजें हम आपसे समझना चाह रहे हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है और मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स फुल्ली ऑपरेशनल है। ये फुल्ली ऑपरेशनल है, इसका मतलब क्या है? जी, फुली ऑपरेशनल का मतलब ये है कि हमारे जो एक हर एयरफोर्स जो होती है उसका एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन के तहत वो जंग लड़ी जाती है। हाँ। उसी ऑपरेशन के तहत एयरफोर्स अपने आप को एम्प्लॉय करती है। जी। इसी तरह जितनी भी बड़ी एयरफोर्सेस हैं, जितनी मॉडर्न एयरफोर्सेस हैं, उन सब के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन उसका रहा है, जो उसका एयर स्टाफ ये कॉन्सेप्ट बनाता है, विच इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज, द टूल्स एंड, और उसी की बेसिस पे फिर ट्रेनिंग भी होती है। तो आपके तमाम एलिमेंट्स जितने होते हैं एयर पावर के, वो फिर इन सिंक होकर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं इन केस ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी। तो फुली ऑपरेशन से मतलब ये है कि हमारे पायलट्स, हमारे एयर डिफेंस जो कंट्रोलर हैं, या जितनी भी ब्रांचेस हैं, लॉजिस्टिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, दे ऑल आर वेरी मच प्रिपेयर्ड टू फॉलो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन। एंड सिमिलरली हमारे पास जितने हथियार हैं, जो जहाज हैं, और जो जितने भी वेपन सिस्टम हैं, वो सारे इस वक्त तैयार हैं। दे आर डिप्लॉयड एंड दे आर रेडी टू बी एम्प्लॉयड एज एंड व्हेन द सिचुएशन कम्स। तो ये एक आम जुबान में मैं कह सकता हूँ कि फुली ऑपरेशन का ये मतलब। मोहतरम एयर मार्शल साहब, अच्छा मजीद थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें सर। हमें जो एयरफोर्स नजर आती है या जो हमें नजर आता है वो हमारे जंगी जहाज है। और एयरफोर्स को तो खैर हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि बाकायदा एयरफोर्स को, इस फोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तो जंगी जहाज हो गए, इसके अलावा और कौन से हथियार, मिजल्स हो गए, या और कौन सी चीजें होती हैं जो बाकायदा डिप्लॉय की जाती हैं? फिर रडार सिस्टम भी एक्टिव होता है, फिर साइबर वॉरफेयर भी एक ही टाइम पर जारी रहती है। तो ये कैसे चीजें ऑपरेट कर रही होती हैं? जी बिल्कुल सही है। देखिए, पहले ट्रेडिशनली जो एयरफोर्स का एक आप देखते थे, और जिस तरह से जंगें लड़ी जाती थी, जिसमें 65 वॉर है, 71 वॉर है, और डिफरेंट ऑपरेशंस होते रहे हैं बैन अवी तौर पे भी, तो उसमें ज्यादातर एयरफोर्स को जहाज से ही तशरीह दी जाती है। और अभी भी जहाज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एयरफोर्स का। किसी भी दुनिया की एयरफोर्स में जहाज होना जरूरी है, और वो जहाज बड़े मॉडर्न हो चुके हैं। और मगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाज़ों के अलावा इस वक्त एयरफोर्स में और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर हेल्पिंग आवर एयरफोर्स टू एम्प्लॉय इटसेल्फ वेरी इफेक्टिवली। तो बहुत सारे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हमारे पास इस वक्त हथियार मौजूद हैं, जिनको हम अपने ऑपरेशंस का हिस्सा बनाते हैं। ये जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहा था, इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन को जब लिखा जाता है, तो हम इन तमाम जो हमारी
ये हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, उनको हम इसके अंदर एम्प्लॉय करते हैं, इसके अंदर उसको उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और वही एयरफोर्स आज बेहतर होगी, या कल उसने अगर जंग लड़नी हुई, तो जब तक वो इन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट नहीं करेगी, फ्यूज नहीं करेगी अपने मेन कैंपेन प्लानिंग में, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो ट्रेडिशनली, जो एक आप अफेक्टिव तरीके से अगर एयरफोर्स को एम्प्लॉय करें तो आपको मिलेंगे। और एक ट्रेडिशनल एयरफोर्स में और एक मॉडर्न एयरफोर्स में फर्क ही इस वक्त इन टेक्नोलॉजीज की इंटीग्रेशन और फ्यूजन का है। और इन टेक्नोलॉजीज में जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उसमें साइबर आती है, उसमें स्पेस है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें और वो तमाम नॉन काइनेटिक एलिमेंट्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का भी एक हिस्सा है। जब भी आप कोई कैंपेन करते हैं एयर पावर रिलेटेड, तो आपको इन तमाम टेक्नोलॉजीज को उसके साथ फ्यूज करना पड़ेगा, उसके साथ इन सिंक करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर कैंपेन। और जो हमने पुलवामा में जब इस्तेमाल किया, तो आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स जो थी, उसको उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। और उसकी वजह ये थी कि हम इन तमाम टेक्नोलॉजीज को अपने कॉन्सेप्ट में रखते हैं और इनको हम अपनी ट्रेनिंग में भी बहुत सीरियसली एम्बेड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप इन तमाम टेक्नोलॉजीज को ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग फेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप इनको किसी कॉन्टिजेंसी में या किसी वॉर में आप अच्छे तरीके से एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑफेंसिव के लिए नहीं होती, डिफेंसिव के लिए भी होती है। और जब आप ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए और आगाही होनी चाहिए कि आपका दुश्मन इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है और उसका क्या काउंटर है। और अगर खुदा ना खास्ता वो इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहा है और उससे आपको कोई इफेक्ट होता है, तो फिर आपके ऑपरेशंस अंडर डिग्रेडेड इन्वायरमेंट्स किस तरह से काम करेंगे। कि ऐसा ना हो कि अगर आपकी कोई नेटवर्क किसी वजह से अफेक्ट हो जाता है, तो उसमें वो रेजिलियंस ना हो, उसमें वो एक बैकअप उसका ना हो, रिडंडेंसी ना हो, कि आप तो अपने एयर ऑपरेशंस आपके अफेक्ट हो जाएं या आप ब्लाइंड हो जाएं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्प्लॉयमेंट के वक्त, या जब आप एयर पावर एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, आपने गल्फ वॉर में भी देखा कि जितनी मॉडर्न एयर फोर्सेस हैं वो ये कोशिश करती हैं कि अपने एनिमी की आईज एंड ईयर्स को डिग्रेड किया जाए। यानी कि उनके रेडार्स को, उनके नेटवर्क्स को, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को पहले हम डिग्रेड करें, इससे पहले कि हम कोई काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और हम जब ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसी तरीके से इस चीज को एम्प्लॉय करते हैं, और उसमें ये तमाम अवामिल, ये तमाम टेक्नोलॉजीज आती हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। तो बगैर इनके आप इस वक्त ट्रेडिशनल तरीके से, या जो पहले जंगें होती थी जिसमें सिर्फ जहाज एक तरफ से आते थे और जाते थे, और उनको जहाज ही काउंटर करते थे, अब बहुत सारी और चीजें आ गई हैं जिससे नॉन काइनेटिक के अलावा अगर आप एरियल प्लेटफॉर्म्स में भी देखें, तो बहुत सारे टाइप के यूएवीज आ चुके हैं, जिनमें कॉम्बैट यूएवीज भी हैं, जिनमें जो छोटे वाले यूएवीज भी हैं, जिनमें ऐसे भी हैं जो सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे हैं जो वेपन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे हैं जो स्वामिंग करते हैं और छोटे होते हैं और वो रडार्स को, ऐसे हैं जिन्हें कामिकाजीज ड्रोन्स भी कहा जाता है। सो देर आर मल्टीफेरियस ड्रोन्स विच आर अवेलेबल एंड विच विल बी अवेलेबल टू पाकिस्तान एयरफोर्स एज वेल एज पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी। तो ये सब चीजें उस कैंपेन का हिस्सा होती हैं। लेकिन जब भी कोई चीज एयर में फ्लाई कर रही होती है, तो उसकी एक एयर स्पेस मैनेजमेंट होती है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का की जिम्मेदारी होती है, या किसी भी एयरफोर्स की जिम्मेदारी होती है। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को, वो चाहे किसी भी सर्विस के हों, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, हमें उनको मिल के एम्प्लॉय करना पड़ता है, ताकि सिनर्जी के साथ इनकी अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो सके, और कोई ऐसा वाकया ना हो जिसमें हम अपने ही वेपन्स को शूट डाउन कर रहे हैं, जिसे फ्रेंडली फायर कहते हैं, जो कि आपको पता है इंडिया ने किया अपने हेलीकॉप्टर के साथ, और इस तरह के यूक्रेन में भी हो चुके हैं, एयरलाइनर भी शूट डाउन हो चुका है। तो ये एक इस तरह के फ्रेंडली फायर होना आजकल की बहुत सारी सैचुरेटेड और क्लटर्ड एयर स्पेस में कोई बड़ी बात नहीं है।
स्पेशली जब एयरफोर्सेस ने अपने सेंसर्स और शूटर्स को आपस में इंटीग्रेट ना किया और विजिबिलिटी उसकी क्लियर ना, और उसमें मॉडर्न टूल्स जिसको डिसीजन सपोर्ट टूल्स भी कहते हैं वो ना इम्बेड किए हों थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा वेपन इस वक्त एम्प्लॉय होना चाहिए और किसके अगेंस्ट होना चाहिए। सर सो ये ये तमाम चीजें जो है ना इस वक्त कैंपेन का हिस्सा है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इट इज नॉट समथिंग कि ये कोई बच्चों का खेल भी नहीं है और ये कोई ऐसी वीडियो गेम नहीं है। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए फॉर दोज हु आर ऑपरेटिंग दिस सिस्टम ऑन ग्राउंड एज वेल एज दोज हु आर फ्लाइंग इन द एयर। नो डाउट सर, थैंक यू। कॉम्प्लेक्स भी है और इंटरेस्टिंग भी है और ये नई मालूमात भी है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये 29 और 30 तारीख की शब को 4 राफेल हमारी बॉर्डर की तरफ आए। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, मुख्तलिफ साफी और मुख्तलिफ शख्सियात कह रही हैं, कोई कह रहा है 22 मिनट तक हमने उन्हें जैम किया रखा कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई कह रहा है नहीं 5 मिनट तक कम्युनिकेशन सिस्टम जैम किया रखा। असल में रियलिटी क्या है, उन 4 राफेल के साथ हुआ क्या? देखिए, मैंने भी ये खबर पढ़ी है और मुझे लोगों ने ये व्हाट्सएप भी की और मैंने देखी भी और सुनी भी। लेकिन देखिए, जब तक खबर की तहकीक ना हो जाए तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी उसमें ये थी कि उसमें ट्रुथफुलनेस कितनी थी। और पाकिस्तान का मीडिया इंडिया मीडिया से बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी रहा है और हमारे एनालिस्ट भी उनसे बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहे हैं। और मैं पर्सनली भी इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जब तक किसी खबर की पूरी तरह तहकीक ना हो जाए, हम ये नहीं कह सकते कि राफेल को हमने जो है जैम कर दिया या उन्होंने हमें जैम कर दिया या हमने उनको भगा दिया। ये वो चीजें हैं जो कि एक बड़ा इमेच्योरिटी एट टाइम शो करती हैं और आपके आपके मीडिया को एक क्लटर कर देती हैं और हकीकत से हम डिटैच हो जाते हैं। तो मैं इसका जवाब सिर्फ यही दूंगा कि मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता। ये इस तरह से मैंने भी सुना कि वो जैमिंग हुई और उनको हमने भगा दिया और वो ये करके। बट देखिए, मैं 42 ईयर्स ऑफ मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, बहुत सारी कॉन्टिजेंसीज देखी हैं जिसमें न्यूक्लियर भी था, जिसमें कारगिल भी थी, जिसमें ऑप सेंटिनल था जो पार्लियामेंट के अटैक के बाद हुआ, जिसमें उई के बाद हुआ। और ये चीजें होती नहीं कि बॉर्डर के इस पार हम कर रहे होते थे, उस पार वो लोग होते थे, ये वो। और मतलब आपस में जो भी होता है एक दूसरे को एट टाइम्स ब्लॉक भी करते हैं, देख भी रहे होते हैं, सर्विलेंस भी हो रही होती है। लेकिन हम जब तक किसी चीज को मतलब देखें, अब जब हमने अभिनंदन को मारा तो उसको हमने पकड़ा, हमने क्लेम किया, हमने बताया, हमने जो Su-30 मारा उसकी हमारे पास सारे चीजें मौजूद थी जो हम कर सके। बड़ी सारी चीजें इंडिया ने फेक की कि जी हमने F-16 को मार दिया और ये वो। तो वो फेकनेस उनके शायद कल्चर में मौजूद है और उन्होंने बॉलीवुड वाले बहुत सारी इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे और इससे ज्यादा तबसरा कर सकूं। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक फोरम से वर्ल्ड के, उसमें उन्होंने दो थ्रेट्स को बड़ा सीरियस कहा है दुनिया के लिए। और उनमें पहला थ्रेट जो है वो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा थ्रेट फेक एआई न्यूज है। तो ये इस चीज के लिहाज से हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि वो फेकनेस जो है हमारे अंदर ना आए और हम अपने आप को फोकस रखें उन चीजों पे जो हमें करने की जरूरत है। एंड इंडिया विल ट्राई टू सैचुरेट अस विद फेक न्यूज एंड वी मे नॉट, आई मीन वी मे नॉट गेट सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ दैट। प्लस हमें इस चीज से भी अवॉइड करना चाहिए कि हम वो चीजें ना क्लेम करें या उस हुब्रिस में ना जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, जिससे हमें किसी किस्म की कॉम्प्लिसेंसी हो। तो दिस इज व्हाट आई कैन से, मतलब राफेल इज अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट एंड सो आर आर F-16। हमारे जो J-10C हैं ये बहुत केपेबल जहाज हैं। तो इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो देख लेंगे कि क्या इनका करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपकी आई इजाजत बिलीव इन दैट। इजाजत से थोड़ा सा सिर्फ मैं इसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक वीडियोज हुई हैं इसके ऊपर, तजिए और टेलीविजन पर ट्रांसमिशन हुई हैं। जितना आपने इस सारी फेक न्यूज को डिफाइन किया है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मालूमात में ये चीजें नहीं हैं तो फिर ये खाली छोड़ी ही गई हैं हवा में, फिर ऐसी कोई रियलिटी नहीं है कि राफेल आए, हमने 22 मिनट तक जैम किया रखा, फिर राफेल पीछे भाग गए। ऐसी फिर कोई चीज नहीं हुई। नहीं देखिए, मैं इसमें से कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज की श्योरिटी का मुझे नहीं पूरी तरह से मालूम। वो चीज जिसका मैं पर्सनली तहकीक न की हो, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा तबसरा करना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी जहाज को जैम कर दिया, देखिए राफेल के अंदर बहुत अच्छा EW स्वीट लगा हुआ है जिसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, वो बड़ा केपेबल है, वो जैमिंग कर सकता है। हमारे पास जो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं और हमारे जो EW
के ग्राउंड बेस्ड और एयर बेस्ड सेंसर्स हैं वो भी बड़े केपेबल हैं। एट वन टाइम और अनदर वी कैन डू दैट जैमिंग वेरी इफेक्टिवली, जो कि हमने की भी पुलवामा के दिनों में, और बड़ी इफेक्टिव रही वो जैमिंग। तो हम चाहेंगे कि हम ये जैमिंग तब करें जब हमें जरूरत है, उस वक्त ना करें जैमिंग, ताकि उससे हम बहुत सारी चीजें रिवील कर सकते हैं अगर हम पीस टाइम में ये चीजें करनी शुरू कर दें। तो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स जो है वो इन चीजों को छुपा के रखती है आखिरी वक्त तक के लिए। ये आप चीज जरूर याद रखें, चाहे वो साइबर रिलेटेड हो, चाहे वो ईडब्ल्यू रिलेटेड हो, चाहे किसी और जिन फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करना है उसको वो आखिरी वक्त तक छुपा के रखती है, और वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। जिस वक्त मौका आएगा तो हम करेंगे, और इससे ज्यादा उस तरीके से करेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस, आई हैव नो रिसर्च फॉर दिस, दिस इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू। अब जो जंग होगी या जो हालात बनते नजर आ रहे हैं सर, होगी तो सर एयर स्ट्राइक की, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। ये राफेल, इसके बारे में कहा जा रहा है 150 से 130 से 150 किलोमीटर तक अंदर मार सकता है, या दूर खड़े होकर ये स्ट्राइक कर सकता है। तो ये पाकिस्तानी जो बॉर्डर है, जो एयर स्पेस है, ये उसे क्रॉस करेंगे या इंडिया के अंदर मौजूद होंगे और पाकिस्तान में स्ट्राइक करेंगे? ये क्या फिर इक्वेशन क्या बनती है? इट कैन बी आइदर वे। देखिए, अंदर आना तो उसके लिए बहुत ही डेंजरस होगा, और वो जितने रेंजेस हैं उस पे, उसमें जिस तरह पिछली दफा इन्होंने बॉर्डर के पीछे से ही वो फेंक दिए बॉम्ब, और वो कहते थे कि कबा मरा या जो भी मरा, बट इट वाज, जिस तरह हमने इसको लिया कि इट वाज, दे हैव चैलेंज्ड आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो ये कर सकते हैं अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए भी। और इस चीज का, मगर मैं बारहा इस चीज को कह भी चुका हूं, और आपके प्रोग्राम की वसातत से भी मैं यही कहूंगा कि अगर वो इस तरह से कर देते हैं तो हमें पता जरूर होगा, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर बहुत होती है। हमारे जो रेडार्स लगे हुए हैं, हमारे जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं, हमारे जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे हमें एग्जैक्टली पता होता है कि जिन जिन बेसिस से ये लोग टेक ऑफ कर रहे हैं, किस तरह के जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो इस चीज की हमें विजिबिलिटी होती है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपने पे जुल्म करें, और उसका जवाब हमारे पास बहुत मुनासिब है, जिससे उनको शायद पुलवामा से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और इस वजह से उनको इस बात का इदराक भी है, एहसास भी है, और इसी वजह से अभी तक उन्होंने ऐसी कोई हरकत की नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि अगर वो इस तरह से करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमें पता ना चले कि उन्होंने किया है, और उन्होंने किधर से किया है और कैसे किया है, और उसका हम जवाब ना दे सके। यस, जहां तक आपका सवाल है कि वो कर सकते हैं, अपने बॉर्डर के अंदर रह के भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वेपन्स जो हैं वो बहुत रेंजेस के आ चुके हैं। अगर उनके जहाजों पे 150 किलोमीटर वाले वेपन है, तो हमारे जहाजों पे 300 किलोमीटर वाले वेपन, 400 किलोमीटर वाले वेपन हैं। सो वो चीजें बहुत दूर चली गई हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, उनकी रेंजेस बहुत ज्यादा है। और ये जंग उस तरह की अब रही नहीं कि बहुत करीब आना पड़ेगा। तो अगर करीब भी आना पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन दूर की जंग में भी हमारे पास वो तमाम हथियार हैं, या शायद उनसे बहुत बेहतर हैं, जो उनके पास मौजूद है। तो उनकी खाम ख्याली होगी कि वो कुछ ऐसी चीज करके चले जाएंगे और उसका फिर उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। जवाब उन्हें पुलवामा में भी मिला था, आज भी मिलेगा, और कल भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसी कोई मसला है नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स का, और उनको बड़ी अच्छी तरह इस चीज का इल्म है। और मैं मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी एक सैनिटरी प्रिवेल करती है, और उन्होंने अच्छी तरह से अपनी वॉर गेमिंग की है, और दे नो अबाउट द कैपेबिलिटी, वो जो कहते हैं कि अपने अपने मुतल्लिक भी पता होना चाहिए और अपने दुश्मन के मुतल्लिक भी पता होना चाहिए। नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। सो इफ दे नो दिस थिंग, आई एम क्वाइट श्योर दैट दे विल नॉट गेट इनटू दिस एडवेंचर, रादर अ मिस एडवेंचर। सर, मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था, आपने तकरीबन सारे इंटरव्यूज में ये बातचीत की है कि ये पुलवामा नहीं है, ये पुलवामा से चीज बात आगे बढ़ चुकी है। यानी पुलवामा में हमने ये देखा कि हमने उस जो जो विद रिस्पेक्ट उस मुछड़ को हमने हमने घसीट कर लाया, हमने हमने उनके जेट गिराए, और हमने सारी चीजें देखी हैं। लेकिन सर, आप जो फरमा रहे हैं कि ये पुलवामा नहीं होगा, फिर ये कुछ उससे बड़ा होगा। तो ये उससे बड़ा कुछ यानी क्या होगा? इज इट पॉसिबल कि सर हम प्रीएम्प्ट करके इंडिया के अंदर भी स्ट्राइक कर सके उन्हें पहले से? देखिए, मैसेजिंग उनको पास हमारी जा चुकी हुई है, और पुलवामा से बड़ा होने से, एक तो ये कि 6 साल गुजर गए पुलवामा को, उनकी तैयारी होनी चाहिए पुलवामा से बेहतर। हमारी तैयारी भी उनसे बहुत बेहतर है। उनके अंदर वेपन सिस्टम्स की इंडक्शन हुई है पुलवामा के बाद, यस, हमारी हुई है।
और ट्रेनिंग के लिहाज से भी उन्होंने डेफिनेटली अपने कुछ जितने गैप्स थे जो उन्होंने असेस किए, कि जहाज भी दो मारे गए, फिर तीसरा जहाज उन्होंने खुद मार दिया, तो क्या गैप्स थे? एक प्रोफेशनल एयरफोर्स की खातिर उन्हें असेस करना चाहिए इस चीज को। हम हमेशा इस चीज की वॉर गेमिंग भी करते हैं, कैंपेन प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग हमारी बहुत मॉडर्नाइज हुई है पिछले 6 सालों में, और उसमें बहुत बेहतरी आई है हमारी तरफ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि उनको इस बात का एहसास होगा कि पुलवामा में जो कुछ हुआ था, एयरफोर्स में, पाकिस्तान एयरफोर्स में वो कैपेबिलिटी है सिंस एजेस, सिंस 65 वॉर, कि वो उनका हमेशा वॉर बहुत गहरा होता है, और एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और वो एक्नॉलेज भी करते हैं इस चीज को। उन्होंने डिफरेंट बुक्स में किया है, उनके लोगों ने, उनके पायलट्स ने, उनके कमांडर्स ने डिफरेंट इंटरव्यूज में भी किया हुआ है, और दुनिया ने किया हुआ है इस चीज को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, दूसरी चीज ये है, और जिसका एहसास होना चाहिए, कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, और हम बारहा ये कह चुके हैं कि इस न्यूक्लियर ओवरहैंग में कोई स्पेस नहीं है कि किसी किस्म की कन्वेंशनल वॉर की जाए, और एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया जाए, इमेच्योरिटी दिखाई जाए, दूसरी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए किसी तरीके से। तो ये मैसेज बारहा हमारी तरफ से गया है, और इस दफा भी जाएगा, और इस दफा इस वजह से जोर से जाना चाहिए, और जाएगा भी, कि जी ये बार बार की जो आपने मजाक बनाया हुआ है कि हर दफा कभी कोई वाकया हो जाता है, कभी पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, कभी मुंबई में हो जाता है, कभी उड़ी में हो जाता है, कभी पठानकोट, किसी जगह पे भी कुछ होता है, तो आप हम पे पुलवामा, इधर हम पे इल्जाम लगा देते हैं, और आ जाते हैं चढ़ दौड़ने के लिए, अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड पे शो करते हैं। जबकि आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, आपने हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को इतना पोllute कर दिया है विद सो मच ऑफ इंटरफेरेंस एंड टीटीपी के साथ, बीएलपी के साथ, इन सब के साथ आपने जो कुछ हमारे एक किस्म की डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हम तो एकदम से कोई चढ़ने दौड़ते नहीं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करते, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा ये चीजें आनी शुरू हो जाती है, तो इट शुड फिनिश फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एक ऐसा मैसेज इन्हें जरूर जाना चाहिए, बीइंग न्यूक्लियर पावर, कि वी रिस्पेक्ट यू, यू शुड रिस्पेक्ट अस, एंड इफ दैट रिस्पेक्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो देन इट इज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। और हमारी स्टेबिलिटी में आपका सबसे ज्यादा स्टेक होना चाहिए, जबकि आप हर दूसरे दिन जो है एक मुर्द इल्जाम ठहरा के हमें जो है वर्ल्ड के सामने आप एक शो करने की कोशिश करते हैं एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे। तो ये, और बार बार आप ये थ्रेटन करते हैं कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। तो ये जो ये जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स है, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा कि नौ छाए होगा, वो नौ छाए, काफी वाला नौ छाए होगा, फिर बहुत ज्यादा वाला, ताकि ये चीजें बार बार ना हो, और इसमें इनको कोई किसी किस्म का शक ना हो कि आइंदा से जो जवाब आएगा वो बहुत एक गहरा जवाब होगा, और बहुत डेंजरस होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फिरोशियस। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट क्विड प्रो को, जैसे कहते हैं कि एक थप्पड़ का जवाब दूसरे थप्पड़ से। तो फिर ये कुछ जरब जो है, ये फिर बहुत गहरी जरब होगी। जी है सर, ये आप बातें कर गई है। अच्छा सर, अब ब्रायम मेहरबानी ये बताएं कि सर हम अक्सर ये सवाल करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस होता है, आपसे भी इस दिन पूछे गए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से टारगेट हो सकते हैं। मुरेद के बारे में बातचीत की जा रही है, लाहौर के बारे में, कराची, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत सारी सर इंडिया के कौन कौन से शहर और स्ट्रेटेजिक इमारतें या फिर जो उनके जंगी बेड़े हैं, वो हमारे टारगेट पर या निशाने पर हैं? नहीं, देखिए, ये तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा कि मैं एग्जैक्टली आपको कोई टारगेट्स बताऊं, और ये वो, और टारगेट्स हमने पिछली दफा किए, वो टीवी पे भी आए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, और ये वो, और भी बड़े टारगेट्स हैं हमारे पास, तो सरप्राइज वाला एलिमेंट बहुत है। और मगर सिमिलरली, बीइंग अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, हम लोग भी सरप्राइज के लिए तैयार होते हैं, और हम हर उस पॉसिबिलिटी को गेम प्लान, वॉर गेमिंग में देखते हैं, कि जो वो कर सकते हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट, हम हर चीज को जेहन में रखते हैं, एंड वी डोंट वांट कि हमें किसी किस्म का सरप्राइज मिले, क्योंकि हमारी अब विजिबिलिटी दोनों साइड्स की, उनके पास भी हमारी विजिबिलिटी है, एयर स्पेस की भी, ग्राउंड की भी, हमारे पास भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है। सो हम डिफेंसेस के लिहाज से भी कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ते कि जहां पे हमें किसी किस्म का सरप्राइज मिले। सो आई कैन नॉट रियली से कि उनके जहन में क्या चल रहा है, बट वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन उनका एक हमेशा से रहा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट,
और वो रिसीव करने की कोशिश करते रहे हैं। और दिस इज वेयर वी हैव टू बी वेरी मच प्रोफेशनली अलर्ट। और इस चीज को हमें जहन में जरूर रखना चाहिए कि डिसेप्शन कैन बी बोथ इन काइनेटिक और नॉन काइनेटिक डोमेन्स। आपको फोर्सेस के लिहाज से भी देखना चाहिए, मिलिट्री के लिहाज से भी देखना चाहिए। आप बीइंग प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ आपको अपनी इकोनॉमी के लिहाज से भी देखना चाहिए। आपको अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिहाज से भी देखना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं आपके वेस्टर्न फ्रंट के साइड से। आपको और बहुत चीजें, जिस तरह मैंने आपको फेक न्यूज का कहा, इंटरनली पोलराइजेशन का कहा, जो पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन, ये इन सब फ्रंट्स पे ये लोग हमसे खेलेंगे। ये लोग जरूर कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीजें जो हमारी वीकनेसेस हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं उनको ज्यादा एक्सपोज किया जाए। सो मैं पर्सनली समझता हूँ, और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कहना भी चाहूंगा कि मिलिट्री डोमेन में हमें अपने दफा का कोई मसला, मुझे कम से कम कोई गैप नजर नहीं आता, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग भी है, प्रिपेयर्डनेस हमारी जो है, हमारा मोराल जो है, हमारे पास जो इक्विपमेंट, किसी तरह से मुझे नहीं लगता कि हम किसी एरिया में भी, किसी स्फेयर में भी हम उनसे यानी कि हम उनको एक जर्ब नहीं लगा सकते, या हम उनको हरा नहीं सकते, या हम उनको एक अच्छा जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कुछ और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है, और हमें उन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वो हमें किसी तरह से ड्रेन तो नहीं करना चाहते। ये भी देखना चाहिए कि किसी रेस में तो नहीं वो हमें इन्वॉल्व करना चाहते। तो वो तमाम ट्रैप्स जिसकी वजह से हम वीक हो सकते हैं इन एनी ऑफ द फ्रंट्स, बीइंग प्रैक्टिशनर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और कुछ लीडरशिप कोर्सेज मैंने कराए, तो मैं पर्सनली समझता हूँ हमारी लीडरशिप को इसकी आगाही जरूर होगी, और वो इन चीजों पे भी काफी हद तक फोकस कर रहे होंगे कि ये ना हो कि हमें किसी और तरफ इंगेज किया जाए और किसी और वनरेबिलिटी को हमारी एक्सपोज किया जाए, और उससे हमें इंटरनली नुकसान पहुंचाया जाए। मार्शन साहब वेरी राइटली सेड, ये आपने बड़ी अच्छी निशान देखी है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, मैं चूंकि खबरों की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, आप बता दीजिएगा कि क्या रियलिटीज हैं। ये भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं बड़े ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से, ये सोर्सेज से, कि चाइना ने हमें अपनी सैटेलाइट एक्सेस दे रखी है, और हम चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम मॉनिटर कर रहे हैं विद इन इंडिया। और हमारी मॉनिटरिंग पहले ज्यादा बेहतर हुई है, चूंकि चाइना की जो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। इज इट ट्रू? देखिए, चाइना के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हाँ। और सर्वेलेंस वगैरह, यूज ऑफ सैटेलाइट्स, यूज ऑफ स्पेस, ये चीजें हमारी हमेशा से चल रही हैं, काफी अरसे से चाइना के साथ चल रही है कोलेबोरेशन। सो अगर बिकॉज काफी हद तक सर्वेलेंस की कोलेबोरेशन जो है वो अमेरिकन और कुछ इसराइल वगैरह के साथ इंडिया की भी है। सो वो अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर्स हमें इन चीजों में जरूर सपोर्ट करेंगे। ये वो चीजें हैं जो कि नॉन काइनेटिक हैं, लेकिन आपको फैसिलिटेट जरूर करती हैं इन बिल्डिंग अप अ बिगर पिक्चर, और इन बिल्डिंग अप अ कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर, ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंसी हो बैटलफील्ड की, आपको पता चल सके, वार्निंग मिल सके अर्ली ऑफ एनी एग्रेशन विच इज बीइंग डन अगेंस्ट यू फ्रॉम। तो चाइना से सैटेलाइट का होना, इट्स नॉट अ सरप्राइज। हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से बहुत सारी डोमेन्स में कोलैबोरेशन है। वेपन सिस्टम्स हमारे पास उनके मौजूद हैं, और वो हमें हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। बल्कि हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमें वो टेक्नोलॉजीज दी हैं, वो सपोर्ट दी है, मॉरल सपोर्ट दी है, पॉलिटिकल सपोर्ट दी है, मिलिट्री सपोर्ट दी है, जिसकी हमें जरूरत और जो एक अच्छा पार्टनर में किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को दे सकता है। जिस तरह नेटो कंट्रीज अपने आप को करती हैं सपोर्ट, जिस तरह बहुत सारे पार्टनर्स इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। सो चाइना हैज बीन आर वेरी रिलायबल, वेरी डिपेंडेबल, इनक्रेडिबल पार्टनर, अब और आपकी आपकी ये सपोर्ट हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। सर, इंडिया में आपकी बड़ी फॉलोइंग है, वन लास्ट मैसेज जो आप इंडियन एयरफोर्स को देना चाहें। इंडियन एयरफोर्स को जी, इंडियन एयरफोर्स को मेरा ख्याल में बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है खास तौर पे। मैं उनको यही कहूंगा जी कि रिस्पेक्ट करें, और आप बड़ी अच्छी तरह हमारी कैपेबिलिटीज को जानते हैं। आप कुछ हिस्ट्री को पढ़ लें, कुछ पिछली प्रीवियस वॉर्स को देख लें,
पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री को अच्छी तरह स्टडी करें, उसकी लीडरशिप को स्टडी करें, उसकी ट्रेनिंग को स्टडी करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर डू वी स्टैंड। एंड सेकेंडली, जो एक मोरल वाला एस्पेक्ट है, तो वो हमारे पायलट्स में, हमारे जितने भी पर्सनल हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो बहुत ज्यादा है। एंड दे हैव पैशन टू फाइट for anything for their country. Our Pakistan Air Force had been always very professional, and we have few of the best pilots in the world. Not few, but all of them are very professional. और उनको जो है एक they dream flying, they breathe flying, and they talk flying and nothing else but the flying. और उनके अंदर एक बहुत अच्छा जज्बा भी मौजूद है, और जज्बे के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी बहुत पुख्ता बुनियादों पे हुई हुई है, और हमारी एयरफोर्स की बुनियादें बहुत मजबूत हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिस्पेक्ट सच एन एयरफोर्स rather than getting into any confrontation.